नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक़्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट झारखंड से जुड़े हुए हैं विनय कुमार जी और कशिश न्यूज़ के संपादक अनुराग ठाकुर जी। आज इनसे 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी। पहला बिंदु ये है कि क्या जो वायरल लिस्ट हुई थी बीजेपी की, क्या वही फाइनल लिस्ट है? केदार हाजरा और उमाकांत रजक ने जेएमएम की सदस्यता ली है। कहा जा रहा है कि उनका टिकट भी फाइनल हो गया है। तो अगला नंबर किसका है? और एक सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है कि बीजेपी के सैकड़ों नेता आज भी उनसे संपर्क में हैं। तो वो कौन-कौन नेता हैं और क्यों संपर्क में हैं? इन्हीं तमाम 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत विनय सर से करते हैं कि इस बयान को कैसे लिया जाए? या फिर जो वायरल लिस्ट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वो वायरल लिस्ट की सच्चाई क्या है? क्या वही फाइनल लिस्ट है? और यही वजह है कि आज सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ लेकिन लिस्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई कि कौन-कौन उम्मीदवार कहाँ से लड़ेंगे, ये फाइनलाइज़ नहीं हुआ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वायरल लिस्ट के मुताबिक ही दल-बदल का खेल शुरू हुआ है, यानी कि लोग या नेता एक्ट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विनय सर। नहीं देखिए, टिकट का जहाँ तक मामला है, टिकट फाइनल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में और जो जी। शीर्ष नेतृत्व है उनको मालूम है। तो जो लोग विधायक रहे हैं या जो बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, तो उनके संबंध है, उस संबंध के आधार पर उनको जानकारी मिल गई कि जैसे केदार हाजरा, उनको जानकारी मिल गई कि भाई वो सीट पर बदला जा रहा है कैंडिडेट। उसी तरह से उमा शंकर रजक वाली सीट पर तो घोषणा ही हो गई आज, तो वो सीट उनकी चली गई। तो इसलिए जी। वो करीब-करीब स्पष्ट है, जो लोग लंबे समय से रहते हैं उनको मालूम रहता है कि वहाँ पर कैंडिडेट बदला जाएगा और इसलिए वो अपने दूसरे जगह तलाश करते हैं। चुनाव के समय इस तरह की घटनाएँ होती है और जहाँ तक सुप्रियो भट्टाचार्य का सवाल है तो वो चूँकि चुनाव में इस तरह की बातें की जाती है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक कहिए विपक्ष में खलबली मचाने के लिए कि आपके सैकड़ों नेता हमारे संपर्क में। भाई 81 सीट है विधानसभा का, ये हम 40-45 सीट पर लड़ेगी और अगर सैकड़ों नेता इधर आ जाएंगे तो टिकट कहाँ मिलेगा उनको। हाँ, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के समय बहुत लोगों को ज्वाइन कराना भी बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लंबे समय से क्षेत्र में काम करते रहते हैं, जो नेता एस्टेब्लिश्ड है, उनको उनकी एक तरह से बलि हो जाती है अगर दूसरे दल से आप ला के उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी नाराजगी होती है। इसलिए बड़ा कठिन काम है और बहुत नाप तौल के जब देखा जाता है कि भाई हमारे पास कोई जीतने वाला कैंडिडेट नहीं है, तब बाहर से लाके उसको लड़ाया जाता है। और चुनाव के समय इस तरह की बातें होती है, कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग जब दल छोड़ते हैं, कुछ लोग आते हैं, आना जाने का क्रम रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विनय सर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आपने कहा कि कई लोग जो बड़े नेता हैं उनको पता चल जाता है, वायरल लिस्ट से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको अपने सूत्रों से जानकारी मिल जाती है कि उनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन हम वायरल वायरल लिस्ट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है, अभी देर शाम की खबर है कि दुमका में जो लिस्ट है उसके मुताबिक सुनील सोरेन को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। जबकि 2014 में लुइस मरांडी वहाँ पर हेमंत सोरेन को हरा चुकी हैं और 2019 में हेमंत सोरेन लुइस मरांडी को हरा चुके हैं। उपचुनाव में बसंत सोरेन लुइस मरांडी को हरा चुके हैं। तो 2 प्रमुख दावेदार हैं। सुनील सोरेन का भी दुमका से लोकसभा टिकट कटा है। दोनों के समर्थकों के बीच में चाकूबाजी हुई है। इसी वायरल लिस्ट के आधार पर कि नहीं आपको नहीं हमारे उम्मीदवार को टिकट मिलने जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा, खैर आपने जो बताया उसी को हम कैरी ऑन करते हैं अनुराग जी। वायरल लिस्ट में और जो नई लिस्ट अब जो सामने आने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको कुछ अंतर देखने को मिल सकता है और वायरल लिस्ट पर ही इतना बवाल मच गया, इसीलिए उसे होल्ड पर रख दिया गया? जी, बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी। जिस तरीके से लिस्ट वायरल हुआ, कैंडिडेट्स के नाम वायरल हुए, उसके बाद जी। से ही यहाँ खलबली मच गई। जिनके भी नाम कटे थे, वो तुरंत फ़ोन घुमाना शुरू कर दिए, उनके समर्थक नाराज़ हो गए। यहाँ तक कि कई लोग तो अपने तरीके से
खर्च भी कर चुके थे, झंडा, बैनर, मिठाई उठाई जो भी होता है ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। कई कैंडिडेट से मेरी बात हुई, अब एक ही सीट पे मेरी दो कैंडिडेट से बात हुई, दोनों लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। आप इसे इन्वेस्टमेंट समझिए या अब जो भी समझिए, लेकिन खर्च सभी लोग कर रहे हैं और सभी को लगता है कि उन्हें टिकट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे जो लिस्ट वायरल हुई, उस दिन भी विनय सर भी थे, तो हमने बताया कि जेएमएम का लिस्ट एक जारी हुआ है, तो उसमें 1-2 नाम हमने लिया था, गणेश महली का भी नाम लिया था। तो और वो देखिए केदार हाजरा, ये सभी लोग शामिल हो गए और आजसू से भी आज वो शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये चुनाव के समय दल बदल की जो घटनाएं वो लगी रहती है। जैसा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है, वैसा ही कांग्रेस भी दावा कर रही है और वैसा ही दावा हिमंता विश्व शर्मा तो कई महीनों से कर रहे हैं, पीछे कई महीनों से। और बीजेपी के लोग भी लगातार कह रहे हैं, प्रतुल शाहदेव ने भी कहा था कि कई लोग हमारे कांग्रेस के बीजेपी के टच में है, कांग्रेस और जेएमएम के। अब लेकिन वही जेएमएम भी दावा कर रही है, तो किसके दावे सही है ये तो हमें 2 से 3 दिनों में सब पता चल जाएगा। लेकिन जिसे भी सीट नहीं मिल रही है वो अपनी गोटी सेट करने में लगा हुआ है। अगर कोई कांग्रेस का विधायक है, उसे नहीं मिल रहा है टिकट, तो वो जेएमएम वो बीजेपी में बात कर रहा है, बीजेपी का किसी का टिकट कट रहा है तो वो जेएमएम में बात कर रहा है। ये सारी चीजें लगी रहती है। और अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में गई है चतरा की सीट। 2019 में बीजेपी के जनार्दन पासवान को यहाँ 77,655 वोट मिले थे। राजद के सत्यानंद भोक्ता ने 1,01,710 वोट मिले थे उनको। 2014 में ये सीट बीजेपी के पास थी, तब जयप्रकाश भोक्ता ने जेवीएम के सत्यानंद भोक्ता को हराया था, जबकि 2005 में यही सत्यानंद भोक्ता बीजेपी के टिकट पर जीते थे। तमाड़ जेडीयू के खाते में है। विकास मुंडा जीते थे यहाँ पिछली बार जेएमएम से। आजसू के राम दुर्लभ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं अगर जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो सरयू राय को जेडीयू से टिकट मिला है, जबकि देवेंद्र सिंह को पिछली बार 74,195 वोट लाकर वो दूसरे स्थान पे थे। तो तमाम मांडू की बात करें, जैसे जयप्रकाश भाई पटेल अब वो कांग्रेस में आ गए। ईचागढ़ की बात करें तो तमाम हर जगह पे यही है। जुगसलाई आजसू के खाते में गई है। 2019 में मोचीराम बाउरी भाजपा के 66,647 वोट लाकर दूसरे नंबर पे थे। आजसू के रामचंद्र सहीस 46,780 वोट लाकर तीसरे नंबर पे थे। हालांकि 2014 में आजसू के खाते में ही थी, तब रामचंद्र सहीस यहाँ से जीते थे। तो इसी तरीके की लंबा लिस्ट है ये। और सरायकेला से चंपई तो गणेश महली और रमेश हांसदा का क्या होगा। घाटशिला से बाबूलाल सोरेन तो 2019 में दूसरे नंबर पर रहे। बीजेपी के लखन मार्डी जिन्होंने 56,807 वोट लाया था, उनका क्या होगा। ऐसे ही कई लोग जो पिछली बार जीते थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जिनका भी प्रभाव है वो नहीं चाहेंगे कि उनकी विधायकी जाए। हर किसी को जीत की लालसा है, विधायक बनने की लालसा है। तो सभी लोग चाह रहे हैं अगर मेरा कांग्रेस से टिकट कट रहा है, जैसे विनय सर ने बताया कि लोगों को पता चल जाता है कि मुझे इस बार टिकट नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरी पार्टी में अपना पौवा भिड़ाते हैं कि वहां से उन्हें टिकट मिल जाए। यही चीज हमें देखने को मिल रही है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ, उनका दौरा है, और कल कमेटी की जो बैठक होगी उसमें इंडिया गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि 28 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, तो आज ये खबर भी आई है। तो अब देखते हैं, कल लिस्ट जारी, मुझे लगता है कल इंडिया गठबंधन की जो लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट, वो कल देर रात तक जारी कर दी जाएगी, ऐसा जेएमएम और कांग्रेस दोनों के नेताओं से हमारी बात हुई है। तो उन्होंने बताया कि कल का इंतजार करिए, कल हमारी भी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ये जो दल बदल का मामला ये लगा रहेगा। जी जी, ठीक है। विनय सर, अनुराग जी ने कई नामों का जिक्र किया, क्योंकि 2019 में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, और आजसू हो या जेडीयू हो या एलजेपी हो, ये सब लोग अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े थे। तो ये जो नाम बता रहे थे उसमें से जो बीजेपी के अच्छे परफॉर्मर थे, जो पिछली बार या तो दूसरे नंबर पर थे या कहीं पे तीसरे नंबर पर थे, और जिनको उम्मीद थी कि वो सीट उनके खाते में जा सकती है, लेकिन वो खाते में चली गई जेडीयू के या एलजेपी आर के या फिर आजसू के। तो वैसे लोग ही तो अब जैसे शुरुआत हुई है, हालांकि शुरुआत बीजेपी ने की थी, चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, बरकट्ठा के विधायक हो, इन सब को लेकर के, हुसैनाबाद के कमलेश सिंह हो, अब उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि अब
जेएमएम भी वैसे लोगों को ला रही है, वैसे लोग जेएमएम में भी जा रहे हैं जिनका टिकट कटने की उम्मीद है या कट चुकी है, जानकारी मिल चुकी है। तो क्या ये जो नाम ले रहे हैं, ऐसे लोग भी तो अपने लिए संभावना ढूँढेंगे ना। वो भी तो चाहेंगे ना कि हमें भी चुनाव लड़ना है, और राजनीति में कोई संत वाला काम करने तो आता नहीं है, सबको जनप्रतिनिधि बनना है ताकि वो क्षेत्र का विकास करे या अपनी जो भी है वो फुलफिल करे। तो क्या यही लोग वो सारे हैं जो संपर्क में है, जो दावा किया जा रहा है जेएमएम की तरफ से, और आने वाले दिनों में इनमें से कुछ लोग ही सही, वो पाला बदल भी सकते हैं। रीज़न है उसका, क्योंकि उनको उनकी संभावना छीन हो गई, खत्म हो गई है वहाँ पर एनडीए में, बीजेपी में। नहीं, राजनीति में अभी भी संत लोग हैं। झारखंड का ही हम आपको उदाहरण बताते हैं। करिया मुंडा है, 7-8 बार के एमपी रहे, एमएलए रहे, केंद्र में मंत्री रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, और जब उनका टिकट काट दिया गया 2019 में और अर्जुन मुंडा जी को दे दिया गया टिकट, तो कभी करिया मुंडा ने ये नहीं फैसले के खिलाफ कुछ कहा, और पूरी ताकत से उन्होंने अर्जुन मुंडा को जिताने का काम किया, घूम घूम के। अगर अर्जुन मुंडा को पूरी ताकत से नहीं लगाते करिया मुंडा, तो अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं जीत पाते। आपको याद होगा कि 1400-1500 वोट से अर्जुन मुंडा केवल जीत पाए थे खूंटी में 2019 में, और आज भी वो पार्टी के प्रति समर्पित है। मुझे लगता है कि नए जनरेशन के जो लोग हैं उनसे सीखना चाहिए, जो नए जनरेशन के कार्यकर्ता है, कि कैसे उन लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया। जनसंघ कार्यकाल जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी जब बनी, तो भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने सींच के यहाँ तक लाने का काम किया। और संत राजनीति के, मेरे समझ से तो हम लोग जितना राजनीति को समझते हैं या एक पत्रकार के रूप में जितना राजनीति को कवर किए, मुझे तो लगता है कि आज भी उनको संत की पदवी दिया जाना चाहिए राजनीति में। नहीं, ठीक है विनय सर, लेकिन मुझे लगता है कि आपने पूरे झारखंड में एक करिया मुंडा का जिक्र किया कि वो वाकई में संत वाला काम उन्होंने किया है। लेकिन आप अगर मुझसे पूछिएगा या अनुराग से पूछिएगा, तो हम लोग ऐसे कम से कम 20-25 का तो मुंह जबानी बता देंगे जिन्होंने संत वाला काम नहीं किया है, जो टिकट के लिए इधर-उधर गए हैं। एग्जाम्पल हम बताते हैं टाला मरांडी का ही। टाला मरांडी से ही, चूंकि हम जिनकी संभावनाएं छीन हो गई है ऑलमोस्ट अभी तक, जो लिस्ट वायरल हुई है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में क्या होता है नहीं होता है पता नहीं, चूंकि टिकट मिला हुआ भी कई बार वापस ले लिया जाता है। और दुमका में लोकसभा चुनाव में पिछली बार हुआ भी, सुनील सोरेन को टिकट मिल गया था, बाद में वहां से सीता सोरेन को टिकट मिला है। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के ताला मरांडी, बोरियो से चुनाव लड़ते हैं, 2-2 दफा उन्होंने लोबिन हेम्ब्रम को हराया भी है। लेकिन पिछली बार जब उनको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो उन्होंने पाला बदल लिया, आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़े वो। फिर बीजेपी में आ गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, हार गए वो, और अब वहां पर लोबिन हेम्ब्रम चूंकि आ गए हैं, तो खबर है कि लोबिन हेम्ब्रम को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इधर-उधर जाते रहे हैं। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, हुसैनाबाद से जो है कमलेश सिंह हैं, वो आए हैं। वहाँ के जो बीजेपी से, हालाँकि बीजेपी का परफॉर्मेंस वहाँ बहुत अच्छा नहीं रहा है, तीसरे नंबर पर आए थे। उनको भी संभावना लग रही थी। कामेश्वर प्रसाद कुशवाहा हैं, जो कि 2014 में 25,340 वोट ला करके तीसरे नंबर पर आए थे। कमलेश सिंह के पहले इनको भी संभावना दिख रही होगी कि हमें यहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, बीजेपी इस बार हम पर भरोसा जता सकती है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसके अलावा हम बताते हैं, बरकट्ठा से जैसे अमित यादव जीते हैं, लेकिन जो जानकी यादव दूसरे नंबर पर थे बीजेपी के उम्मीदवार, वो अमित यादव को 2-2 बार हरा चुके हैं। उनको लग रहा होगा जानकी प्रसाद यादव को कि बरकट्ठा से चूंकि अमित यादव बीजेपी में आ गए हैं, तो उनकी संभावना क्षीण हो रही है। तो क्यों ना वो लोग अपने लिए बेहतर ढूंढे, ऑप्शन ढूंढे, और शायद इन्हीं लोगों के बारे में हो सकता है कि जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा हो कि ऐसे लोग संपर्क में हैं। विनय सर, देखिए, चुनाव के वक्त तो हर आदमी जो नेतागिरी करता है, राजनीति करता है, उसकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने का, और हर आदमी चाहता है कि पहले तो जाता है कि सबसे शक्तिशाली दल से लड़े जहां जीत की संभावना है। तो झारखंड के दृष्टिकोण से देखिएगा तो दो गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन और इंडिया गठबंधन।
अगर इन दोनों गठबंधनों में से किसी गठबंधन से आपको टिकट मिल जाता है या लेने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो 50% संभावना तो जीत की आपकी हो जाती उसी समय। फिर आपका भाग्य, आपका मेहनत, आपका परिश्रम ये काम करता है। तो हर दल के लोग चाहते हैं कि भाई मिले, लेकिन क्या है कि 81 सीट है। अगर उम्मीदवारों की संख्या आप जोड़िएगा, देखिएगा, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 8-10 लोग ऐसे होते हैं जो उस काबिल होते हैं, जो विधायक बनने लायक रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। 8 लोग तो नाराज होते हैं या नाखुश होते हैं, या वो फिर आगे के लिए प्रतीक्षा करते हैं। वैसे लोग कभी कभी दूसरे दलों में भी जाते हैं। झारखंड में तो भाई कई दल चुनाव लड़ रहा है। झारखंड पार्टी एनोसेका की भी पार्टी लड़ रहा है। आपको ये महतो की पार्टी लड़ रहा है। तो कई पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। यशवंत सिन्हा भी कह रहे हैं हम कैंडिडेट अपना उतारेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं। इसके अलावा मांझी जी भी बोले हैं कि हम 11 सीट पर लड़ना चाहते हैं। अब देखिए मांझी जी क्या करते हैं। तो कई पार्टियां हैं जो अपना अपना कैंडिडेट उतारेगी। फिर इसके अलावा निर्दलीय लड़ने की संभावना रहती है। हर बार आप देखिएगा कि निर्दलीय 1-2 जीत के आते हैं। वर्तमान विधानसभा में भी अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। कभी कभी क्या होता है कि पार्टियां उचित उम्मीदवार को नहीं देती है, और जो जिनको जीतने वाले व्यक्ति होते हैं उनको नहीं टिकट मिलता, तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं और उनको निर्दलीय सफलता भी मिल जाती है। शुरू से आप देखेंगे, कोई नई बात नहीं। निर्दलीय का इतिहास से अगर आप देखिएगा तो 52 से लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से आप तक के सब लोकसभा में निर्दलीय सांसद जीत के आए। विधानसभा में भी निर्दलीय जीत कर आते हैं। तो इसलिए राजनीति करने वाले राजनीति संभावना तलाशेंगे, इधर से उधर जाएंगे ही। अब बीजेपी में भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, जदयू में भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, लेकिन जदयू को सिर्फ 2 सीटें मिली, और दोनों पहले से तय था कि उनके नाम पर जदयू को 2 सीटें दी गई। दोनों यहाँ के कद्दावर नेता रहे, दोनों मंत्री रहे। राजा पीटर तो आपको याद होगा, जब मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन और वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको हरा दिया। सीटिंग मुख्यमंत्री को हराने का सौभाग्य राजा पीटर को। सरजू राय जो है, कई मुख्यमंत्री को जेल भेज चुके हैं। उनकी ख्याति इस रूप में भी रही है, और उनके नाम पर भी सहमति बन गई। उनकी परंपरागत सीट जमशेदपुर पश्चिम है। वहां से वो पहली बार 2005 में विधायक बने थे, फिर 14 में भी विधायक बने। तो उनकी परंपरागत, और जब पिछले बार उनको सीट नहीं मिला, तब वो नाराज होकर पूर्वी से लड़ने चले गए। रघुवर दास को उन्होंने चुनौती दी और उसमें उनको सफलता मिली। आज भी लोग, जो विश्लेषक लोग हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई रघुवर दास से। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 और है। चूंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था, आज फैक्ट जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन लोग जाते हैं इधर से उधर, क्यों जाते हैं, और कौन लोग जा सकते हैं, मतलब क्यों जा सकते हैं। वही फैक्ट मैं ढूंढ रहा था कि आखिर किसका मतलब किसी की संभावना खत्म हो गई है ऑटोमेटिकली। जैसे ही सीटें गई, संभावना खत्म, तो वो लोग तो कोशिश करते ही हैं। और बहुत सारे लोग, हाँ बिल्कुल आपने कहा कि संत भी है, लेकिन शायद इक्का दुक्का है। रिसर्च करा था तो एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि एक ही उम्मीदवार है जो 2000 में किसी और दल से लड़ा है, 2005 में किसी और दल से, 2009 में किसी और दल से, 2014 में किसी और दल से, मतलब कई दलों का सफर तय करके वो पहुंचा हुआ है। ऐसे ढेरों उम्मीदवार हमको झारखंड में कम से कम 81 विधानसभा सीट में ऐसे लगे हैं। 1-2 सीट और है, उस पर चर्चा करने के बाद कि ये सारे लोग भी क्या हो सकता है कि इधर-उधर ताक-झाँक कर रहे हों, और इनके लिए अब आने वाले दिनों में, चूँकि देखिए झारखंड में, जैसे बिहार में होता है कि विधानसभा का टिकट अगर किसी का कटा, तो एमएलसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। झारखंड में चूँकि 81 विधानसभा सीट है, तो वहाँ पर वो गुंजाइश भी नहीं बनती है। लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका है। तो अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है किसी को सदन पहुँचने के लिए। तो उतना इंतजार शायद करने के मूड में नहीं होते हैं आज के जनरेशन के नेता। और यही वजह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दल-बदल का सिलसिला होता रहा है, हालाँकि हर जगह होता रहा है।
एक आध और सीट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि ईसागढ़ सीट को लेकर भी कल बीजेपी कार्यालय पर हम सुन रहे थे कि वहाँ पर बीजेपी के समर्थक लोग हंगामा कर रहे थे। वहाँ का जो इतिहास है उसको बताना चाहेंगे कि वो सीट आजसू के खाते में चली गई है, लेकिन पिछली बार साधुचरण महतो वहाँ पर तीसरे नंबर पर आए थे, लेकिन 2014 में ये सीट जब गठबंधन था आजसू से तो बीजेपी के खाते में गई थी और तब साधुचरण महतो यहाँ से चुनाव भी जीते थे। वैसे ही दुगसलाई सीट आजसू के खाते में गई है। 2019 में मोचीराम बावरी दूसरे नंबर पर है थे 66,647 वोट ला करके और आजसू के रामचंद्र सहित, लेकिन ये आजसू के खाते में चली गई है। लेकिन 2014 में ये सीट आजसू के खाते में थी, रामचंद्र सहित जीते हैं। वैसे ही मनोहरपुर सीट, जोबा मांझी यहाँ से चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन दूसरे नंबर पर गुरुचरण नायक रहे थे बीजेपी के, जबकि बिरसा मुंडा यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन ये आजसू के खाते में चली गई है। ऐसी कई सीटें हैं जो हमारे पास है। घाटशिला की बात करते हैं, बाबूलाल सोरेन के टिकट मिलने की खबर है, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो लखन मांझी दूसरे नंबर पर रहे थे और 2014 में बीजेपी के लक्ष्मण टुडू यहाँ से जीत भी चुके हैं, तो लखन मांझी और लक्ष्मण टुडू की संभावना ऑटोमेटिक खत्म हो जा रही है। तो ऐसे ही हो सकता है कि संपर्क में हो। मुझे एक लाइन में अनुराग जी बताइए कि ये जो अब एक लाइन हालाँकि उन्होंने ये भी बोला है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कि बहुत लोग सैकड़ों संपर्क में हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब जगह नहीं है, जैसा कि हिमंता जगह बिश्व नहीं। शर्मा ने बोला था। तो क्या वाक़ई में ऐसा हो गया है, जगह फुलफिल हो गई है, अब कोई भी इधर से उधर आए तो उसको बहुत ज़्यादा टिकट वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर आने वाले दिनों में कम से कम कुछ नेता बड़े भी हो सकते हैं, वो ज़रूर इधर से उधर जा सकते हैं या उधर से इधर आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक लिस्ट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे इंडिया गठबंधन ने लिस्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया है और मेरे जेएमएम के एक बड़े लीडर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया है ऑफ द जी, रिकॉर्ड कि बीजेपी के एक बड़े लीडर से भी जेएमएम की बातचीत चल रही है और वो टच में है। तो जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा कहते थे कि जेएमएम के कई लोग हमारे टच में हैं, बड़े नेता टच में हैं, चंपई उनके टच में थे, तो वैसे ही जेएमएम भी दावा कर रही है और एक सीनियर लीडर ने भी मुझे बताया है, आज ही बताया है कि बीजेपी के भी एक बड़े नेता उनके टच में हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग टच में नहीं है, बातें हो रही है। सभी को मैंने कहा ना महत्वाकांक्षा, क्योंकि 5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा अब लोगों को सदन तक पहुंचने में। आपने बिल्कुल सही कहा, तो सभी चाहते हैं कि विधायकी उन्हें मिल जाए, उन्हें टिकट मिल जाए, वो जीत जाए, सभी को जीत की महत्वाकांक्षा है और इसी के तहत लोग ये जो जोड़-तोड़ इधर-उधर कर रहे हैं, ये बस इसी की लालसा है और जेएमएम भी मुझे लगता है और जहाँ तक एक संभावना मुझे बन रही है कि 1-2 लोग और जेएमएम जॉइन करा सकती है अपनी पार्टी में। तो अब देखने वाली बात होगी, ये तमाम सीन कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन दावे तीनों पार्टी कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो। लेकिन बीजेपी ने अब बता दिया कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहेगा। मुझे लगता है आज से कल तक में पहली लिस्ट भी बीजेपी की आ जाएगी। उसके बाद कल देर रात तक इंडिया गठबंधन की भी पहली लिस्ट आ जाने की संभावना है। जैसे ही कल राहुल गांधी आते हैं, उनके साथ बैठक हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। बस उसी के लिए मैंने इंतजार है ठीक, राहुल गांधी। ठीक, तो मुझे लगता है ठीक, कल तक सारा सीन क्लियर हो जाएगा और 1-2 नेता और इधर-उधर करेंगे। ठीक है। एक फाइनल सवाल कंक्लूजन पे चलते हैं, बस छोटा-सा जवाब चाहेंगे कि आज जो पीसी आपने देखी होगी विनय सर, जब एनडीए के सीट बँटवारे का ऐलान हो रहा था, काफ़ी दिनों से माथापच्ची चल रही है, 48 घंटे की डेडलाइन भी दी गई थी, वो भी डेडलाइन क्रॉस कर गई। खैर उसके बाद बैठे ये लोग, पहली लिस्ट जो गठबंधन, बड़ा गठबंधन है उसकी लिस्ट मतलब लिस्ट सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। लेकिन अंत में वही चीज़ें हुई जो अब तक जिसका डर था। 1-2 सीट के बारे में वहाँ भी कहा गया कि अभी भी पेच फँसा हुआ है। कौन-सी सीट है, कुछ जानकारी निकल पा रही है और क्या आने वाले दिनों में किसको एडजस्ट किया जा सकता है? चूँकि जेडीयू को 2 सीट मिली है जिसके लिए खीरू महतो तैयार नहीं थे और खीरू महतो से मैंने फ़ोन लगा के बात करनी चाहिए जब 2 सीटें मिली थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप शीर्ष नेतृत्व से बात कीजिए, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बात कीजिए। मतलब कि शायद वो नाराज़ हैं। एलजेपी आज के प्रवक्ता से बात की, उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। लेकिन सुदेश महतो ये बोल रहे हैं कि एकाध सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है। तो वो कौन-सी सीट है और आखिर अब तक क्यों नहीं सुलझ पाया वो मसला? अब कब सुलझेगा? अब तो नामांकन शुरू हो चुका है आज से। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा राजनीतिज्ञ
बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है हिमंता बिस्व शर्मा, और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी का नाम दे दिया इसको। नहीं नहीं, ये स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। हम लोग जितना राजनीति को समझते हैं, ये स्ट्रेटेजी रणनीति का ही पार्ट है। इसलिए पार्ट है कि चूंकि हर दल में प्रेशर है नेता पर कि भाई ये सीट आपको लेना चाहिए, यहाँ से आपकी उम्मीदवारी होनी चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को भी बांध के रखना बड़े नेता के लिए अभी थोड़ा कठिन समय है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि उनके लिए कि ओपन है, अभी बातचीत चल रही है और इसको थोड़ा सा लंबा समय तक आगे तक ले जाया जाए। अब जैसे देखिए ना, फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है 43 सीट पर, सबसे ज्यादा तो 43 फर्स्ट फेज में ही चुनाव है झारखंड में, और 25 को नॉमिनेशन खत्म हो जाएगा। अब समय कहाँ है नॉमिनेशन के लिए, और अगर नॉमिनेशन के बारे में आपको जानकारी होगा तो 3-4 रोज समय चाहिए उसका कागज पत्र तैयार करने में। अब इतनी तरह की उसमें प्रक्रिया है, इतना तरह का डॉक्यूमेंट खोजता है, तो आपको पहले से तैयार रखना पड़ेगा। तो अगर बहुत हड़बड़ी में, कई बार ऐसा हुआ, हम लोग जानते हैं कि भाई नॉमिनेशन टाइम पर नहीं कर पाया कैंडिडेट, लास्ट मोमेंट में उसकी घोषणा हुई तो छूट गया कई लोगों का नॉमिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है, और अगर कोई लगेगा कोई नेता को या कोई किसी दल को कि भाई इसका एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, तो चूंकि गठबंधन है, हो सकता है बीजेपी अपने सिंबल पर लड़ा दे, ये भी हो सकता है। जैसे बड़का गांव की बात हो रही है, उसमें हो रहा है कि बीजेपी के सिंबल पर लड़िए, आसू चाहता है कि हमारे सिंबल पर लड़े, उस सीट हमको मिले, लेकिन हो क्या रहा है कि आज बीजेपी के सिंबल पर लड़ने से कुछ जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उनको मिलेगा, और तब उनकी जीत पक्की हो सकती है। कई चुनाव से लड़ रहे हैं, वो हार रहे हैं चुनाव लगातार। तो ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट है, और मुख्य रूप से जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनको खुश भी रखना है, चाहे वो सुदेश महतो हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो बीजेपी का नेतृत्व हो, कि भाई अगर कोई सीट हम दे दिए सपोज, तो हो सकता है एक्सचेंज भी, आज उन्होंने कहा कि कुछ सीटें इधर से उधर भी हो सकती है, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो ये सब रणनीति का पार्ट है, और इसके लिए हिमंता बिस्व शर्मा बहुत चतुर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। ठीक। और पूरा आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राजनीति को वो कंट्रोल करते हैं, और जब से वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को उन्होंने बहुत ताकतवर बनाने का काम किया। तो इसलिए अपने काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, 27.5 मिनट के आसपास हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बस लास्ट क्लोजिंग आप ही के साथ खत्म करेंगे अनुराग जी। ये तो बता चुके कि आपस में ही कुछ मसला फंसा हुआ है उम्मीदवार सीट को लेकर। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि शायद इंतजार हो किसी जो विरोधी दल गठबंधन है उससे किसी ऐसे उम्मीदवार का मतलब जो मजबूत हो और जो निकाल सके सीट, उसका इंतजार किया जा रहा हो, इसीलिए एकाध सीटों की बात की जा रही है कि अभी सुलझ नहीं पाया मसला। जी बिल्कुल, सब दोनों ही पार्टी को इंतजार है। हो सकता है इंडिया गठबंधन भी इंतजार कर रही है कि बीजेपी पहले कर दे और कोई ऐसा एक कैंडिडेट जो सीनियर कैंडिडेट है, जो नामी चेहरा है, तो उसे अपनी ओर खींच लिया जाए। जैसे कई लोगों की बात चल रही है, बीजेपी से भी कई लोग टच में हैं जिन्हें यहाँ नहीं मिल रही है, तो सभी को इंतजार। और मुझे लगता है ये बड़ा दिलचस्प टाइम है, अभी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सभी लोग चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाए, जो भी कैंडिडेट हैं। तो ये अभी जोड़ तोड़ चलता रहेगा, दल बदल चलता रहेगा। 2 दिनों का ये चक्कर है और 2 दिनों में तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी और मामला भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो वायरल लिस्ट जिस पे हम चर्चा करने बैठे हैं, वो मुझे लगता है आशुतोष जी काफी हद तक सही निकला है। चाहे वो बीजेपी की हम बात करें, चाहे वो जेएमएम का जो लिस्ट हमने अपने दर्शकों को बताया था, जो हमने बताया था वो तमाम चीजें हुई है। आज ये लोग जेएमएम में शामिल भी होते हैं या फिर बीजेपी में जो लोग जाते हैं वो लोग भी जाते हैं। तो जो वायरल लिस्ट है कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से सही अब तक सटीक है। अगर इक्का दुक्का नाम को छोड़ दिया जाए तो वो भरोसे के लायक रहा है वायरल लिस्ट अभी तक। हो सकता है कि अब वायरल लिस्ट को झुठलाने के लिए आने वाले दिनों में एक आध परिवर्तन कर लिया जाए और कहा जाए कि वायरल लिस्ट ही थी, ये हमारी लिस्ट नहीं थी। लेकिन खैर, जिस तरीके का चुनाव इस बार होने जा रहा है झारखंड में, वाकई बेहद टक्कर देखने को मिलेगी दोनों गठबंधन में और दिलचस्प भी होने वाला है।
और जनता के लिए भी थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि कल तक जिसको वो विरोधी मानते थे, वो आपके साथ आ गया है और कल तक जो आपके साथ था, वो आपके विरोध में आ गया है। तो किसको वोट करें, किसको ना करें, ये भी उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय होगा, मतलब परीक्षा होगी कि वो किसको चुनते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विनय सर और अनुराग जी। नमस्कार, जोहार।